नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हरियाणा में अब बहुत जल्द चुनावी बिगुल बज सकता है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिन के हरियाणा दौरे पर पहुंच चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर को पूरा होने जा रहा है। केंद्र सरकार अक्टूबर महीने में ही चुनाव करवा सकती है। वहीं चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो वहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का लाल बताकर इस बार सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है, जबकि इनेलो बीएसपी गठबंधन एकजुटता के साथ बीजेपी और कांग्रेस को धूल चटाने की तैयारी में। वहीं जेजेपी यानी जन नायक जनता पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। यानी एक तरफ चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जुटा है तो वहीं राजनीतिक दल भी चुनाव की तैयारियों को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं चुनाव आयोग के दौरे के बाद हरियाणा की सियासी सरगर्मियां और भी तेज होने की संभावना है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि चुनाव आयोग के दौरे के बाद क्या सियासी दलों का चुनाव प्रचार और भी आक्रामक रुख अख्तियार कर सकता है। आज बिग डिबेट इसी मुद्दे पर। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चुनाव आयोग की टीम 2 दिन के दौरे पर पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त इस वक्त चंडीगढ़ में हैं, जो लगातार बैठक कर रहे हैं। चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। ये तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने दोनों सहयोगियों चुनाव आयुक्त के साथ चंडीगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी उनकी बैठक हुई है और इसके अलावा अधिकारियों के साथ भी बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यानी कि चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी अब पूरी शिद्दत के साथ जुट चुका है। तो उधर राजनीतिक दलों की तरफ से भी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। चुनाव में सभी दलों की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन इनेलो बीएसपी गठबंधन कांग्रेस या बीजेपी किसका खेल बिगाड़ेगा, क्योंकि ये दोनों दल गठबंधन में आकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो उधर जेजेपी की तरफ से भी अपनी तैयारियों को धार दी जा रही है। जननायक जनता पार्टी की तरफ से हाल ही में हल्का प्रभारी और हल्का अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया। यानी संगठन को मजबूती देकर जननायक जनता पार्टी भी राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। उधर राज्य की सत्तासीन बीजेपी सरकार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को दूर करने को लेकर तमाम प्रयास भी कर रही है सरकार की योजनाओं के जरिए। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि फुल इलेक्शन मोड में हरियाणा राज्य आ चुका है। एक तरफ चुनाव आयोग की टीम भी पहुंची है जो चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर रही है, तो दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल हैं जो इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर अपनी कमर कस चुके हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से क्षेत्रीय दलों को नकारा जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों में वो दम नहीं है, ये वोट कटवा से ज़्यादा नहीं है। तो उधर बीजेपी के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से बचाव करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कांग्रेस इस बार ये दावा कर रही है और ये दावा लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से कांग्रेस की तरफ से और भी जोर पकड़ने लगा है कि इस बार राज्य में सत्ता का परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस का ये दावा है कि प्रदेश की जनता राज्य की बीजेपी सरकार के कामकाज से नाखुश है, अब वो बदलाव चाहती है और इस बार राज्य की सत्ता में परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन कांग्रेस के तौर पर होगा। यानी कि कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने जा रही है। उधर कांग्रेस की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से निकाली जा रही है। कुमारी शैलजा भी संदेश यात्रा लेकर निकली हुई हैं। यानी कांग्रेस की तरफ से लगातार तमाम दिग्गजों की तरफ से चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार दावा कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक भी हो चुकी है जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। हालांकि किस तरह की रणनीति रहेगी कांग्रेस की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, इस पर पूरे पत्ते तो नहीं खोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, लेकिन ये दावा ज़रूर कर दिया कि इस बार राज्य में सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर राज्य की सत्ता पर काबिज होगी। उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटों पर जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था, जिसको लेकर पार्टी के अंदर बेचैनी भी देखने को मिली
और यही वजह है कि एक के बाद एक सरकार की तरफ से कई घोषणाएं भी की गई हैं और उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने जाने को लेकर कैबिनेट की बैठक में उस पर मुहर भी लगाई गई। लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणावीर हैं, सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। इन घोषणाओं से किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव करीब हैं। इन योजनाओं की घोषणा अब की जा रही है तो ये लागू कब तक हो पाएंगी, ये विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि तो हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती दिखाई दे रही हैं। चुनाव आयोग की टीम के दौरे के बाद अब ये चुनावी सरगर्मी और भी बढ़ सकती है, यानी कि प्रचार में और भी पूरी ताकत के साथ सभी राजनीतिक दलों की तरफ से कोशिश की जाएगी। उधर जेजेपी यानी कि जन नायक जनता पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। हल्का प्रभारियों और हल्का अध्यक्षों के नामों की सूची जारी कर दी गई है, यानी संगठन को मजबूती देने की कोशिश जेजेपी की तरफ से है। तो इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को शिकस्त देने का दावा कर रहा है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अब चुनाव आयोग भी फुल एक्टिव मोड में आ चुका है और बहुत जल्द चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो सकती है। सियासी हलचल अब और कितनी तेज़ हरियाणा में देखने को मिलेगी, हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ सुरेश ओट साहब हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पार्टी की प्रवक्ता वैशाली तोमर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और जन नायक जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता रिम्पल सोही जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। नमस्कार जी। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत सुरेश ओट साहब मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं। अब तो चुनाव आयोग की टीम भी पहुंच चुकी है और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। आगे ये सियासी तपिश और कितनी महसूस होगी लोगों को? देखिए, आज चुनाव आयोग की टीम हरियाणा में आई है। इससे जो समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी के उस मुख्यमंत्री के लिए बढ़ती नजर आ रही है, जो दिन रात घोषणाओं पे घोषणाएं करते नजर आ रहे थे। जो कांग्रेस पार्टी की भूतकाल में की गई विकास कार्यों की जो हमारी लिस्ट थी उसको भी पढ़ देते थे फतेह। बाद में रैली में उन्होंने हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को पढ़ दिया। जब जग हंसाई हुई तो एक DPIRO की बलि ले ली गई, उसकी नौकरी चली गई। अरे मुख्यमंत्री हो, आपको ये नहीं पता कि आपने कौन सा काम कराए हैं? इंसान कभी भूलता नहीं है। 3 महीने पहले मुख्यमंत्री बने और 2014 से पहले की योजनाओं को पढ़ना शुरू कर दिया। तो यह समस्या उनके लिए बढ़ेगी। जो घोषणाओं की कतार अभी शुरू हुई थी वो अभी बची हुई है या पूरी होगी, या भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश के लोग जानना चाहेंगे। और दूसरी बात, एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जितनी घोषणाएं की गई उनमें आधे से ज्यादा फर्जी घोषणाएं थी। जैसे कौशल रोजगार निगम 2021 में अस्तित्व में आया और 2026 में उसको 5 साल होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कहा कि 5 साल बाद जो कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं उनको हम 5% डीए या नौकरी में अन्य सुविधाएं देंगे। इससे क्या है, इससे यह स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उनको यही नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। उससे अलग कुछ पहले के भी कर्मचारी लगे हुए थे जो कौशल रोजगार निगम में उन्होंने एक तरह से मर्ज कर दिए थे। तो इसका मतलब उनको भी, जो एलिजिबल है उनको भी हक नहीं मिलेगा। अगर उनको हक देना होता तो उनको अलग से आइडेंटिफाई करते। जब आपने नॉन एलिजिबल लोगों को उसके अंदर मिक्स कर दिया तो इसका मतलब आपने ना तो एलिजिबिलिटी वाले लोगों को कुछ देना, ना नॉन एलिजिबिलिटी को देना। आपने सिर्फ हरियाणा की जनता को, कर्मचारियों को गुमराह करना है। ये आपकी मंशा रही है इस चुनाव में। ठीक, वैशाली तोमर जी क्या जवाब देंगी? वो आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा वीर बनकर रह चुके हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, इसका कोई फायदा जनता को मिलने वाला नहीं है। तनाव है क्या चुनाव को लेकर? जी नमस्कार अक्षय जी, और मेरे साथ जुड़े पैनलिस्ट प्रवक्ता भाई बहनों को नमस्कार, और साथ ही साथ में जनता जो अपने दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको मेरा सादर नमस्कार। जी बिल्कुल भी नहीं है, घोषणाएं इसलिए होती हैं ताकि जनता का हित हो। अब आप देखिए कि इन्होंने तो घोषणाएं भी नहीं की, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं जनता के लिए।
तो ये क्या ही समझेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 10 वर्षों में जो चीजें, ऐतिहासिक फैसले, ऐतिहासिक कार्य बीजेपी ने किए हैं हरियाणा के लिए, वो उससे पहले कभी हुए ही नहीं, इनकी सरकार ने किए ही नहीं। आप देखिए जिस तरह से हाईवे, आज हर एक शहर को राजमार्ग से जोड़ने का काम किया गया है। कोई भी शिक्षा को ले ले, स्वास्थ्य को ले ले, शिक्षा को ले ले, सुरक्षा को ले ले, कोई ऐसी व्यवस्था को ले ले जहां पे 10 वर्षों में काम नहीं हुए। किसानों की, आप उनको, मैं कल ही उनका भाषण सुन रही थी पार्लियामेंट में, जो किसान मंत्री बनाए हैं, उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने आज तक के जितने भी भाषण उनके हुए, उन्होंने कभी भी किसानों का कोई जिक्र नहीं किया। ये किसानों की बात करते हैं। आज हमारी सरकार ने सभी फसलों पर किसानों को एमएसपी दी हुई है। इन्होंने, जहां इनकी सरकार है, यहाँ पर इन्होंने धरना दिया, किसानों को बहकाया, बहलाया कि हमारी सरकार किसान विरोधी सरकार है। तो बस मैं इतना पूछना चाहूंगी सुरेश जी से कि इनकी सरकार जहां पर है, वहां पर इन्होंने क्यों अभी तक भी सभी फसलों पर एमएसपी नहीं दिया? या ठीक है, इस पर तो मैं उनसे सवाल कर लूंगा वैशाली तोमर जी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि आज नौबत ये हो चुकी है कि मुख्यमंत्री ये तक नहीं बता पाते, हुड्डा सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में बताते हैं और श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। अगर हमने काम नहीं किया होता तो माननीय ठीक रोड साहब आऊंगा। वैशाली जी से मेरा सवाल था। वैशाली जी, वो कह रहे हैं कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विकास की योजनाएं हुड्डा सरकार के समय की गिनाई जा रही हैं। कौन सी ऐसी योजना गिनाई है, बताएं आप मुझे। वो फतेहाबाद में मुख्यमंत्री जी ने, आपको जो पता ही नहीं इस बात का, आपको डिबेट में किसने भेज दिया? मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के समय की घोषणा को बोल दिया, एक डीपीआईआरओ, एक अब ऑफिसर की बलि ले ली कि आपने मुख्यमंत्री को गलत सूचना क्यों दी। अगर आपकी बात को मैं मान लेता हूं वैशाली जी 1 मिनट के लिए, आपने कहा कि कांग्रेस के समय में वो कोई काम नहीं हुआ, तो फिर आपका मुख्यमंत्री हमारे किए गए विकास कार्यों को आज 9.5 साल के बाद क्यों गिना रहा है? ठीक, वैशाली तोमर जी, कोई सबूत चाहिए। ठीक है सुरेश्वर साहब, वैशाली तोमर जी, नौकरी भी ले ली उनकी। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि ये जो ये कह रहे हैं, ये सच में मैंने नहीं सुना है, और मुझे किसने भेजा है किसने नहीं भेजा है ये आपका विषय नहीं है। आप उन चीजों पे बात करिए जिस विषय के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं। सुरेश जी रुकिए 1 मिनट। नहीं, आपस में मत उलझिए। नहीं, सुरेश्वर साहब आपसे भी निवेदन है, और वैशाली तोमर जी आपस में नहीं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है चुनाव को लेकर, कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से तैयारी कर रही है, इस पर अगर बात हो तो बेहतर है। आपस में मत उलझिए। ठीक, रोड साहब आऊंगा मैं। सुरेश जी, इन्होंने क्या है, इन्होंने ये बनाया हुआ है कि इन्हें झूठे आरोप लगाने हैं, झूठी बातें फैलानी है। जिस तरह से इन्होंने चुनाव में कहा कि 8,500 रुपए हम खटाखट देंगे। रोड साहब आऊंगा, रोड साहब थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कुछ कहा ही नहीं जाएगा। इनकी तरह हमारी सरकार नहीं 2 रुपए देकर, 1 रुपए का चेक देकर तो हम किसानों का अपमान नहीं कर रहे हैं ना। इनकी सरकार की तरह, जिस तरह से इनकी सरकार में अपराध होते थे और महिलाओं के ऊपर अपराध होते थे और रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई जाती। चले ठीक है। नहीं, वैशाली तोमर जी, इसीलिए तो जनता ने मत बदला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आए। इसीलिए तो सरकार में परिवर्तन हुआ था ना, कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि उस समय कुछ नहीं हुआ, जो आरोप आज की डेट में कांग्रेस पार्टी लगा रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं वैशाली तोमर जी, कि जो मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से घोषणाएं की जा रही हैं आनंद फानन में, ये घोषणाएं, अब तो चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ये पूरी कैसे हो पाएंगी? और अधिकारियों को तो नींद हराम है, पूरी ब्यूरोक्रेसी को रात रात जाग कर काम करना पड़ रहा है। जी, जितनी घोषणाएं हो रही हैं वो जमीनी तौर पर उतारी जा रही हैं। जब अभी मुख्यमंत्री का कार्यकाल शुरू हुआ है तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तो मुख्यमंत्री तभी घोषणाएं करेंगे ना। उससे पहले मनोहर जी का कार्यकाल था, उन्होंने सारे काम को, सारी जनता को, सारे कार्य को, सब घोषणाओं को, सभी नीतियों को, सभी को सुचारू रूप से चलाया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जनता जिन्होंने दोबारा मनोहर लाल जी को चुना वो नहीं चुनती। साफ साफ देखने को मिला है कि जब एक बार अगर मनोहर लाल जी ने, अगर बीजेपी सरकार ने जनता के लिए कोई नीति, कोई योजना, कोई कार्य नहीं किए होते तो जनता इतना विश्वास बीजेपी पर क्यों दिखाती? दोबारा से क्यों मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री? चले, यानी आप कह रहे हैं कि जनता का भरोसा, आपने कहा कि जनता का भरोसा, कि जनता ने दोबारा सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी की, जो दर्शाता है कि लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं। रिंपल सोही जी, बिल्कुल खुश है। जेजेपी की क्या तैयारी चुनाव को लेकर है, और जेजेपी खुद को इस चुनाव में कहां पर स्टैंड करता हुआ देख पा रही है? ठीक है, वैशाली जी आऊंगा। आज किसानों को सीधा सीधा फायदा उनके खाते में पहुंचता है। आज देखिए महिलाएं कितनी सुरक्षित है।
ठीक है वैशाली जी मैं आऊंगा, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। रिम्पल सोही जी, महिलाओं के प्रति सरकार जन नायक जनता पार्टी कहां पर स्टैंड करती दिखाई दे रही है इस चुनाव में? ठीक है रोड साहब, ये नहीं रिम्पल सोही जी से मेरा सवाल था। रोड साहब आऊंगा, बाकी मेहमान भी हैं। रिम्पल सोही जी। अक्षय जी आज तो आपके भी बोलने के लाले हो रहे हैं मुझे तो कोई कौन ही बोलने दे रहा है यहाँ। देखिए मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं लगता कि इस बात की कोई भी जल्दबाजी की जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखा जाए तो ये नॉर्मल बिहेवियर है, ये नॉर्मल सिचुएशन है, ऐसा प्रोसीजर फॉलो होता ही है। तो और जहां तक रही जननायक जनता पार्टी की बात, हम लोग तैयार हैं। हमने अपने संगठन में, जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ नई नियुक्तियां भी की हैं और संगठन को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। अगले 2-3 दिन में हम सारे के सारे संगठन के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके प्रेसिडेंट्स और उनके अध्यक्षों का मीटिंग लेने वाले हैं। कुछ 50 की मीटिंग अभी कल होने वाली है और उसके बाद 16 तारीख को यहाँ चंडीगढ़ के अंदर बाकी के 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मीटिंग होने वाली है। तो हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। और जहां तक रही इलेक्शन जल्दी होने की या ना जल्दी होने की बात, उससे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जनता अपना मन बना चुकी है, जनता सरकार बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे बीजेपी कुछ भी कह ले, जनता का मूड आप देख सकते हैं। अगर बीजेपी रोड साहब की पार्टी तो आप लोगों को बीजेपी की बी टीम बता रही है। देखिए वो क्योंकि आप फिर वही बात है ना कि उनके लिए तो ये प्रोपेगेंडा फैलाना आसान है। ये कह देना अपने बारे में बताने से पहले आप ये बताइए कि इनके तो कांग्रेस के अंदर ही A, B, C, D पता नहीं कितनी टीम्स बन चुकी हैं। ये हमें किसी की टीम बताते हैं, ये खुद बताएं कि अलग अलग यात्राएं करने की क्या जरूरत है। राहुल गांधी जी एक यात्रा कर रहे थे, उसमें आपके कुछ लीडर्स एक दिन आते हैं, बाकी के लीडर्स दूसरे दिन आते हैं। फिर उसके बाद अब जब हरियाणा की बारी आई तो दीपेंद्र हुड्डा जी अपनी अलग एक यात्रा कर रहे हैं और कुमारी शैलजा जी अलग एक यात्रा कर रही हैं। तो ऐसा क्या है कि आप एक मंच पर अपने सब लीडर्स को आज भी इकट्ठा नहीं कर पाए, जबकि जब कांग्रेस के ही कहने के मुताबिक सिचुएशन बहुत खराब है। ये खुद मानते हैं कि भाई सिचुएशन खराब है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है तो कांग्रेस को वोट करो, ये करना है। आप खुद की पार्टी को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद की पार्टी में जिनकी 4-4 टीम्स बन रखी हो, वो दूसरी पार्टी के बारे में ना ही बात करें। चलिए एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहा जा रहा है कि इस बार जो मुकाबला होगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। इन्हीं दोनों दलों के बीच में कांटे की टक्कर होगी। हालांकि इनेलो और बीएसपी की तरफ से गठबंधन किया गया है और गठबंधन में साथ आकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ने की तैयारी है। तो उधर जेजेपी की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि हम राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीत भी दर्ज करेंगे। इससे पहले चुनाव में हमने 10 सीटें दर्ज की हैं। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार जो मौजूदा वक्त में जो सियासी रणनीति देखने को मिल रही है, इसमें कौन किस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हम बात करें हरियाणा की, जहां पर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। एक तरफ तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है, तो उधर चुनाव आयोग की टीम भी 2 दिन के दौरे पर पहुंची है। चुनाव की समीक्षा की जा रही है, चुनाव की तैयारियों की, यानी बहुत जल्द अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, चुनावी बिगुल बच सकता है। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेश और साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो हम लगातार चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे, आपको क्या लगता है इस बार मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा या फिर समीकरण बदल भी सकते हैं? कांग्रेस पार्टी का सन बिल्कुल नहीं होगा इस बार कोई मुकाबला कांग्रेस और ठीक, वैशाली जी आऊंगा, वैशाली जी आऊंगा। नहीं, इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया था सुरेश जी, मेरी बात नहीं बोले थे, अब मैं भी बोलूंगी। इन्होंने जब बात करना शुरू किया तो मैंने इनकी बात को बहुत सम्मान पूर्वक सुना था। नहीं, आप तीनों बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप तीनों अपने अपने दलों के सम्मानित प्रवक्ता हैं। ये चीजें आप लोगों को शोभा नहीं देती ना। मैं बारी बारी से आऊंगा आप सभी मेहमानों के पास। कांग्रेस कहीं भी स्टैंड नहीं करती। जब आपको यही नहीं पता जहाज में क्यों ही बैठना चाहेगा, इनकी ऑडियो बंद कीजिएगा। डूबते हुए जहाज में क्यों बैठना चाहेगा, डूबते हुए जहाज में क्यों बैठना चाहेगा। ठीक है वैशाली तोमर जी, ठीक है, आप नाराज मत होइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक सवाल का जवाब सुरेश रोड साहब से ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जनता के साथ खड़े हुए, तभी जनता ने हमें दोबारा चुना। ठीक है मैडम, अब तो चुनाव की बारी है, अब चुनाव की बारी है और तैयारी क्या है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, और चुनाव जनता ही करेगी।
वैशाली तोमर जी, वैशाली तोमर जी, बिल्कुल सही आपने, चुनाव जनता ही करेगी। वैशाली जी, हमारी तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, हमने जो भी घोषणाएं की है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है उनको, और वो लागू भी हो गई। ठीक है, ठीक है वैशाली तोमर जी, किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। 500 रुपए कलेक्टर की बात करी है। ठीक वैशाली तोमर जी, इससे पता है क्या होगा, इससे गलत मैसेज लोगों के बीच में जाएगा, इससे गलत मैसेज लोगों के बीच में जाएगा कि आप लोगों के पास जवाब नहीं है, इसलिए बीच में इस तरह से रोका टोकी करते हैं। ये तरीका अच्छा नहीं किसी के लिए भी। मैं आऊंगा अक्षय जी, जब मैं इन्होंने बोलना शुरू किया, मैं आप सभी सम्मानित मेहमान हैं, आप सभी से मैं सिर्फ आग्रह कर सकता हूं कि अगर अपनी अपनी बारी पर बोलेंगे, अपने अपने टर्न पर, तो ज्यादा बेहतर रहेगा और लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। सिर्फ आपकी वजह से, ठीक है, मैं आऊंगा आप दोबारा आपके पास। सुरेश ओट साहब, सुरेश मैंने जो बात कही थी, इन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया, मैं थोड़ी बीच में बोला, मैं तो दोबारा वो बात रिपीट करता हूँ कि आप दोबारा वो बात मत रिपीट करिए सुरेश जी, मैं आपका बहुत सम्मान कर रही हूँ, आपके बीच में नहीं बोल रही हूँ। रोड साहब, कांग्रेस के पास भी बोलने के लिए तमाम विषय हैं। नहीं, मैं बोलूंगा, तो उस पर बोलिए ना। जो रिम्पल सोही जी ने सवाल उठाया, कि सूप तो सूप चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद, कांग्रेस की हालत वो बता रही कि ये है कि दूसरों पर सवाल उठाती है, खुद के गिरेबा में झांकती नहीं। मैं अपनी बात की दोबारा पुष्टि करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, पहले आप वो मत बताइए, आप ये बताइए कि आपके अलग अलग नेता अलग अलग मंचों पर क्यों यात्राएं कर रहे हैं, आप एक नहीं है तो जनता का क्या करवाएंगे? वैशाली तोमर जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आई हैं, तो आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। सुरेश ओट साहब अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इतनी तो गरिमा थोड़ी सी। देखिए, ये समय जाया मत कीजिए, चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं है और डिबेट में भी चर्चा का वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसलिए निवेदन है। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। ठीक, सुरेश ओट साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फतेहाबाद के एक रैली में हमारे विकास कार्य को गिनाया। 2014 से पहले जो हुड्डा साहब के नेतृत्व की सरकार ने हुआ था, जब जग हंसाई हुई तो हमने नहीं किया, सरकार ही ने किया। इन्होंने एक DPIRO को सस्पेंड किया कि आपने हमारे को कांग्रेस सरकार का विकास कार्य लिख के क्यों दे दिया। तो इससे कांग्रेस को बढ़त मिल जाएगी सुरेश ओट साहब, इससे कांग्रेस को बढ़त मिल जाएगी। मुख्यमंत्री यात्राएं क्यों कर रहे हैं वो बताए ना। वैशाली जी प्लीज। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, इससे कई चीजें दूर होगी। मुख्यमंत्री सरकार का मुखी होता है, इससे ये पता लग गया कि मुख्यमंत्री झूठ लेकर बैठ जाते हैं, बस एक बात पकड़ लेते हैं, झूठ कह रही है, ये कोई बात ही नहीं है। मैं फिर आप दोनों मेहमानों को रोककर फिर मैं रिम्पल सोही जी के पास जाऊंगा। देखिए, वो कितनी शालीनता के साथ अपनी बारी का इंतजार आने पर ही बोल रही हैं, उनको ज्यादा अवसर भी नहीं मिला। आप ही दोनों मेहमान। आप गलत कह रहे हैं अक्षय जी, बारी आई ना, ठीक, वैशाली तोमर जी मैं आऊंगा। मैं बड़े संक्षेप में सुरेश ओट साहब आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जुबान से कोई गलत बात निकल गई या फिर आपकी सरकार का बखान उनके जरिए हो गया, तो इससे कांग्रेस को माइलेज मिल जाएगा, इससे चुनाव में बढ़त बन जाएगी। इससे माइलेज भी हमें भी मिलेगा और इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास 9.5 साल में, अरे सैनी साहब तो दिन भर में 100 बार कम से कम आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी रही है कांग्रेस की सरकार, तो उनकी उन बातों को आप नकार देंगे। पूरा हरियाणा इससे हंस रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस पर 10 विकास कार्य गिनाने को नहीं, तो मुख्यमंत्री भी हमारे कार्य गिनाए। इससे भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप सरासर गलत साबित हो जाता है कि कांग्रेस के समय में विकास नहीं हुआ। अब मैं अगली बात के ऊपर आता हूँ। आपने कहा कि जो जेजेपी की तरफ से कहा गया कि मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का, आपने सवाल पूछा था, हमारा बीजेपी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे जा चुकी है। प्रदेश के लोग आने वाले विधानसभा चुनाव की जो तारीख आएगी, इनको उसी तरीके से निपटाने का काम करेंगे जिस तरीके से पिछली 25 नहीं तो चुनाव आयोग की टीम 2 दिन के दौरे पर बेकार आई है, जीत का सर्टिफिकेट फिर आपको दे देना चाहिए, इसका मतलब। और इनेलो को का विदाई समारोह किया, समापन समारोह किया। मैं आपकी डिबेट में बोलता था कि 25 मई लोकसभा का चुनाव का महापर्व ही नहीं है, ये एक दूसरा महत्व भी रखता है। जब मुझे सारे चैनलों में पूछते थे कि आज का दूसरा महत्व क्या है लोकतंत्र के पर्व से अलग, मैंने कहा आज का यह 25 मई का दिन, चुनाव का दिन, आने वाले टाइम में
इनेलो और जेजेपी जैसे क्षेत्रीय दलों की समापन समारोह की तारीख भी साबित होगा। रिटायरमेंट पार्टी जैसी शब्दों में ठीक, वैशाली तोमर जी, ठीक है, अगर कोई ताकतवर हो रहा है या कोई किसी को लगता है कि हम बहुत ताकतवर हो रहे हैं, तो इसका मतलब सामने वाले को पूरी तरह से कमजोर मान लेना, ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं होगा। मैं आ रहा हूं फिर रिंपल सोही जी आपके पास। और एक वैशाली तोमर जी, क्या क्षेत्रीय दलों को नकारना ये बुद्धिमानी होगी किसी भी दल के लिए? ठीक है रोड साहब, आपकी बात आ गई। वैशाली तोमर जी, क्या क्षेत्रीय दलों को नकारना, उनकी ताकत को कम आंकना ये गलती होगी? अब आप इनको चुप कर ले। नहीं, आप बोलिए, आपकी बारी है जी। आपकी बारी की आपको कौन करे? आप रोड साहब, मैं आपकी बात पर जवाब लेना चाह रहा हूं। वैशाली तोमर जी, क्या क्षेत्रीय दलों को नकारना ये बुद्धिमत्ता होगी? जी बिल्कुल ना ही तो क्षेत्रीय दलों को नकारा जा रहा है, और जनता से रिलेटेड जो अच्छे जो सिर्फ और सिर्फ जनता का भला चाहते हैं, जिनके घरों में इतना करोड़ों रुपया जो जोड़कर नहीं रखते हैं, जनता की योजना निकालने की बजाय अपने घरों में उस पैसे को रखते हैं, उन दलों को छोड़कर जो भी जनता का हित सोचेगा, बीजेपी उसके साथ है, बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ है, और जो सही तरीके से राष्ट्र की सेवा करना चाहेगा, वो हर दल, हर क्षेत्र, हर व्यक्ति, हर धर्म, हर जाति, वो बीजेपी के साथ है। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से इस जनता के लिए, इस भारत के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस राष्ट्र के लिए अच्छे से अच्छी चीजों को किया जाए। रिंपल सोही जी, क्या जेजेपी को ये लग रहा है कि अगर गठबंधन में वो भी किसी के भी साथ गठबंधन में होते तो ज्यादा बेहतर था? चले, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब चर्चा के समापन का भी वक्त हो रहा है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सियासी हलचल अभी से तेज होती जा रही है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की तरफ से अपनी तैयारी की जा रही है, राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कुछ दलों को इस बात का भरोसा है कि भाई हम तो इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। उधर सत्तासीन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 साल के विकास कार्यों को आधार बनाकर हम जनता से वोट की अपील करेंगे और जनता बीजेपी को सरकार में एक बार फिर लेकर आएगी। उधर इनेलो बीएसपी जैसे गठबंधन है जो कांग्रेस और बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरना चाहते हैं। तो जेजेपी है, जेजेपी खुद को मजबूत करने में जुटी है और जेजेपी भी दावा कर रही है कि बगैर जेजेपी के सरकार बनना हरियाणा में आसान नहीं होगा। इसी के साथ बिग डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।